नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आपकी सलाह प्रोग्राम का ये 15वां पार्ट बना रहा हूं। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक आपकी सलाह नामक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहां से जाके इसके पहले के पार्ट्स देख सकते हैं। वो देखने से आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा और काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे जिन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे हुए थे उन लोगों ने अपना बचाव किया, या फिर आप लोगों को वो क्या सलाह दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, तो उन सारे वीडियोस को भी आप देखिएगा। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आज की जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूं वो हमें एक हस्बैंड ने लिख के भेजा है, जिसमें हस्बैंड हमें बता रहे हैं कि उन्होंने डाइवोर्स केस किया था अपनी पत्नी से विवाह विच्छेद के लिए। उसके बाद जब उन्होंने डाइवोर्स केस कर दिया तो उनके सामने बहुत सारी परेशानियां आई और उस डाइवोर्स में उन्होंने कुछ गलतियां कर दी थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी कुछ झेलना पड़ा और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। तो ये वही सीख दे रहे हैं कि आपको डाइवोर्स केस करते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी है और कब आपको डाइवोर्स केस करना है। अन्यथा यदि आप उनके जैसा कोई गलती कर देते हैं तो ऐसे में आपको भी काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ सकता है और इससे आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगी। तो ये स्टोरी आप लोग पूरा देखिए, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें डाइवोर्स के बारे में जानने को मिलेंगी। तो चलिए, अब जो हस्बैंड हमें स्टोरी लिख के भेजे हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और बताता हूँ कि पूरा मामला क्या है और हस्बैंड हमें क्या क्या चीज़ें सीख दे रहे हैं। मेरा नाम शशि है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं अपनी स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ कि यदि आप लोग डाइवोर्स केस करने का सोच रहे हैं तो कभी भी मेरी जैसी गलती मत कीजिएगा, अन्यथा यह आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है और आपका समय, पैसा और मेहनत सब बेकार होगा यदि आप लोग मेरे जैसी गलती कर देते हैं। तो मेरी पूरी स्टोरी आप लोग सुनिएगा, इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी शादी 2014 में हुई थी। मेरी पत्नी 3 माह तक मेरे साथ ठीक से रही और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा बदल गई। बात बात पे मुझसे लड़ाई झगड़ा करती थी, दिन भर फ़ोन पे चैटिंग करती थी। एक दिन मैंने उसका फ़ोन चेक किया तो देखा कि वह 2 लड़कों से बात करती है और काफ़ी गंदी बातें मैंने चैट में देखी। फिर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और अपने फ़ोन में भेज लिया। फिर उससे जब मैंने इस संबंध में बात किया और उसका फ़ोन मांगा तो उसने मुझसे लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया और फ़ोन अपना बाल्टी के पानी में डाल दिया और उसका फ़ोन ख़राब हो गया। फिर इस बात को लेके मेरी उससे काफ़ी लड़ाई हुई। फिर वह अपने मायके चली गई, अपने पापा को बुला के, और अपना सारा सामान लेके अपने साथ चली गई। और कई बार हमारा और उनका पंचायत भी हुआ लेकिन कोई बात नहीं बन सकी। और उसके बाद शादी के 10 माह के बाद मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर 498A का FIR करा दिया और उसमें मेरे पिताजी के ऊपर छेड़छाड़ के लिए 354 IPC भी लगवा दिया और मुझसे मेंटेनेंस लेने के लिए 125 CRPC का भी केस कर दिया। अपने केस में उसने फर्जी मेडिकल भी लगाया था और मेरे प्रति उसने काफ़ी ज़्यादा गंदी और झूठी बातें भी लिखवाई थी और मेरे पापा के प्रति भी उसने काफ़ी गंदी बातें लिखवाई थी। फिर ये सब देख के मैंने भी मन बना लिया कि अब मैं अपने पत्नी को अपने साथ नहीं रखूँगा, क्योंकि जिस महिला को अपने पति और ससुर का सम्मान करना नहीं आता है उसे रखने का क्या फ़ायदा। मैंने भी यही सोच लिया कि अब मैं अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दूँगा। फिर मैं भी कोर्ट में गया और वहाँ से एक वकील साहब से मिला और सारी बातें उन्हें बताई। उन्होंने मुझे समझाया कि बेहतर होगा कि मैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस करूं। अगर मैं डाइवोर्स केस करता हूं तो मेरा जो अन्य केस है उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन मैंने सोचा कि हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 9 का केस है वो तब ना मैं करूँगा जब मुझे अपनी पत्नी को अपने साथ रखना होगा। मुझे तो उसे रखना नहीं था, तो मैंने सोचा कि जब रखना नहीं है तो फिर सेक्शन 9 क्यों करूं। मुझे डाइवोर्स लेना है तो मैं डाइवोर्स केस करूंगा और डाइवोर्स केस करने से ही मुझे उससे छुटकारा मिल सकता है। तो मैंने भी वकील साहब से बोल दिया कि यदि
यदि आपको डाइवोर्स केस करना है तो कर दीजिए, अन्यथा मैं किसी और वकील से बात कर लूँगा। तो फिर वकील साहब ने मेरा भी डाइवोर्स एप्लीकेशन तैयार करके कोर्ट में डाइवोर्स केस लगा दिया। एडल्ट्री और क्रूएल्टी के ग्राउंड पे मैंने डाइवोर्स एप्लीकेशन लगवाया और उसमें लिखवाया कि मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करती है, खाना नहीं देती, फ़ोन पे चैटिंग करती है, यही सारी बातें मैंने लिखवाई। उसके बाद पत्नी को नोटिस गया मगर वह नहीं आई, और उसके बाद जब मैं 125 सीआरपीसी के डेट पे गया तो उसने वहाँ पे अंतरिम भरण पोषण के लिए प्रार्थना पत्र दिया था और लिखा था कि मेरा पति मुझे मार पीट के भगा दिया है और डाइवोर्स लेने के लिए भी कोर्ट में डाइवोर्स केस लगा दिया है। फिर जज साहब ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ, तो मैंने भी बोल दिया कि मुझे इसे नहीं रखना है। जज साहब ने मुझसे कारण पूछा तो मैंने यही सब बात बताया जो अपने डाइवोर्स के केस में लिखवाया था। तो उसके बाद जज साहब ने उसका अंतरिम भरण पोषण अलाउ कर दिया और यह कहा कि तुम रखना ही नहीं चाहते हो, डाइवोर्स केस भी लगा दिए हो। तो डाइवोर्स केस लगाने का मुझे पहला नुकसान तो ये हो गया कि मुझे बेवजह ही मेंटेनेंस केस में अंतरिम भरण पोषण का आदेश हो गया, जिसमें 3,000 रुपये प्रति माह मुझे अपनी पत्नी को देने थे। तो सबसे पहला मुझे डाइवोर्स केस लगाने का यह नुकसान हो गया। उसके बाद पत्नी डाइवोर्स केस में हाजिर हुई और वहाँ भी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 का एप्लीकेशन उसने दे दिया और आने जाने का खर्च मांगने लगी, और वहाँ भी उसे 1,000 रुपये अलाउ कर दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि मैं अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहता था और डाइवोर्स केस कर दिया हूँ। यह मुझे दूसरा नुकसान हुआ कि मेरे डाइवोर्स केस में उसे 1,000 रुपये आने जाने के लिए प्रति माह खर्च देना होगा, और लगभग 1 साल उसका मेंटेनेंस केस चला और वहाँ भी 7,000 रुपये का ऑर्डर हो गया, बस इस वजह से कि मैं अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहता था और उसके डाइवोर्स लेने के लिए डाइवोर्स केस लगा दिया था। यह तीसरा नुकसान मुझे डाइवोर्स केस का हुआ कि गलती पत्नी की थी, सिर्फ मैं डाइवोर्स केस कर दिया था जिस वजह से कहीं मेरी नहीं सुनी जा रही थी। पत्नी सिर्फ कह देती थी कि मैंने उसे मारपीट के घर से भगा दिया है और साथ ही साथ डाइवोर्स केस भी लगा दिया है, मैं छुटकारा पाना चाहता हूं उससे, और फिर कोई बात मेरी नहीं सुनता, कहीं मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी। सिर्फ मैंने डाइवोर्स केस लगा दिया था और ये कह देता था कि अपनी पत्नी को मैं नहीं रखना चाहता हूं। वाह रे हमारे देश का कानून, क्या नियम है। अभी मुझे यह था कि चलो डाइवोर्स केस किया हूँ तो डाइवोर्स तो मिल ही जाएगा। 4 साल मेरा डाइवोर्स केस चला और 1,000 रुपये प्रति माह मैंने अपनी पत्नी को भी दिया, और फिर मेरा डाइवोर्स केस भी खारिज हो गया, मैं डाइवोर्स केस भी हार गया। सबूत के तौर पे जो मैंने व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लगाया था, पत्नी ने साफ बोल दिया कि यह उसकी चैटिंग नहीं है, यह एडिट की हुई चैटिंग है, और जज साहब ने भी यही बोला कि हो सकता है तुम खुद चैटिंग किए हो और स्क्रीनशॉट लेके पत्नी को फंसा रहे हो। तो स्क्रीनशॉट का तो मुझे किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिला, ना ही वो मेरे किसी काम का आया, बल्कि मैं कोर्ट में झूठा बन गया। और जज साहब ने यह भी बोल दिया कि पत्नी खाना नहीं देती है, देर तक सोती है, लड़ाई करती है, तो यह सबके घर में थोड़ा बहुत होता है, तो इस आधार पर डाइवोर्स थोड़ी न मिल जाएगा मुझे। और मैं 4 साल डाइवोर्स केस लड़ने के बाद मैं अपना केस हार गया, मेरा केस खारिज कर दिया गया, मेरा पैसा, समय, मेहनत, सारी चीज़ें बर्बाद हो गई, और इससे पत्नी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया मेरे डाइवोर्स केस कर देने से और सिर्फ यह बोल देने से कि मैं उसे नहीं रखना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को यह सलाह देना चाहता हूँ अपने अनुभव के आधार पे कि यदि आप लोगों का भी कोई ऐसा केस चल रहा है और मेरे ही जैसा मामला है, तो अगर आप अपनी पत्नी के खिलाफ ठोस सबूत रखे हैं जिससे आप अपने डाइवोर्स ग्राउंड को साबित कर पाएँ और ये भी सिद्ध कर पाएँ कि आप पत्नी को क्यों साथ नहीं रखना चाहते हैं, तब तो आप लोग डाइवोर्स केस कीजिए। अन्यथा यदि आपके पास सबूत नहीं है तो आप सेक्शन 9 का ही केस कीजिए। अन्यथा यदि आपके पास सबूत नहीं है और पत्नी को आप रखना भी नहीं चाहते हैं, तो भी आप कभी भी मत कहिए कि आप पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं। आप ऐसे मामले में सदैव हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस कीजिए, यह काफ़ी आपका बचाव करेगा। यदि आप अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं और आपके पास ठोस आधार नहीं है,
है, सबूत नहीं है, तो कभी भी आपको ये नहीं कहना है कि आप अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं। यदि आप ऐसा कह देती हैं बिना ठोस कारण के और बिना ठोस सबूत के, तो आप काफ़ी ज़्यादा संकट में आ जाएंगे। जब आप अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं और आपके पास ठोस सबूत नहीं है, फिर भी जब आप यह कहेंगे कि आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं, तो आपके पत्नी के सामने यह संकट आ जाएगी कि या तो वो आपके साथ आकर रहे या सिद्ध करे कि आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती है। और यदि वो सिद्ध नहीं कर पाती है कि वो आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती है, तो भी उसका केस खारिज हो जाएगा। या फिर अगर वो आपके साथ भी रहने आ जाती है तो भी उसका केस खारिज हो जाएगा। तो यदि आप कह देते हैं कि पत्नी को साथ नहीं रखना है बिना किसी ठोस कारण के और बिना किसी ठोस आधार के, और आपके पास साक्ष्य भी नहीं है, तो समझ लीजिए आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए हैं। अगर आपके पास डाइवोर्स लेने का ग्राउंड नहीं है, तो आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 की डिग्री प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यह भी डाइवोर्स लेने का बहुत तगड़ा आधार होता है। भूलकर भी आप कोर्ट में कभी मत कहिए कि आप अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं। यदि आपके पास ठोस सबूत और आधार नहीं है कोई ठोस, तो ऐसे में आपको कभी नहीं कहना है कि आप अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं। आपको सदैव यही कहना है कि आप उसे रखना चाहते हैं। और यदि आप बिना ठोस सबूत और बिना ठोस आधार के पत्नी को कह देते हैं कि मुझे उसे नहीं रखना है, या फिर आप डाइवोर्स केस लगा देती हैं, तो पत्नी के सारे केसों में उसे फ़ायदा भी मिलेगा और इससे आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होगा। और आपका यदि डाइवोर्स केस में आप सिद्ध नहीं कर पाते हैं, एविडेंस नहीं दे पाते हैं, तो बहुत सारे दिन केस लड़ने के बाद आपका केस खारिज भी हो जाएगा। आप हर तरह से परेशान होंगे, आपका पैसा, समय और मेहनत सारी चीज़ें व्यर्थ जाएंगी। तो ये स्टोरी हमें एक हस्बैंड ने लिख के भेजी थी। इसमें हस्बैंड हमें समझा रहे हैं कि यदि आप अपनी पत्नी को साथ नहीं रखना चाहते हैं, आप उससे डाइवोर्स लेना चाहते हैं और इसके लिए आपके पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है, कोई ठोस आधार नहीं है, तो भी आपको कोर्ट में कभी नहीं कहना है कि आप उसे नहीं रखना चाहते हैं। बिना किसी ठोस सबूत के आपको कभी भी डाइवोर्स केस नहीं लगाना है। यदि आप डाइवोर्स केस लगा देते हैं बिना ठोस सबूत के, बिना किसी ठोस आधार के, तो ऐसे में ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि यदि आप कोर्ट में बिना ठोस आधार, बिना ठोस सबूत के कभी भी कह देते हैं कि आप अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं, तो पत्नी जो भी आपके ऊपर केस की होगी उसमें उसे फायदा मिल जाएगा। यदि आपके पास ठोस सबूत, ठोस आधार नहीं है, तो ऐसे में आपको कभी नहीं कहना है कि आप अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं। ऐसे में आपको सदैव यही कहना है कि आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं। यदि वो आपके साथ चल के अच्छे ढंग से रहे, तो ऐसे में ये दिक्कत पत्नी के सामने आ जाएगी कि या तो आके वो आपके साथ रहे, या फिर वो सिद्ध करे कि वो आपसे अलग क्यों रहना चाहती है, यानी तब उसे सिद्ध करना पड़ेगा कि वो अपने पति से अलग क्यों रहना चाहती है। ऐसे में संकट पत्नी के सामने आ जाएगी और आपको फायदा होगा। लेकिन यदि आप कह देते हैं कि आप अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं, तो ऐसे में पत्नी अपना आधा से ज्यादा केस तो वैसे ही जीत जाएगी और अपने सारे केसों में वो इसका फायदा भी उठा लेगी। जब आपके पास ठोस सबूत और ठोस आधार हो तभी आप डाइवोर्स केस लगाइए, अन्यथा आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस लगा दीजिए और सदैव यही कहिए कि पत्नी को रखना चाहते हैं। भले से ही आप पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं या कोई भी बात हो, लेकिन कोर्ट में आपको अपना बचाव करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस लगाना ही होगा। यदि आपके पास पत्नी से अलग रहने का कोई ठोस आधार और ठोस सबूत नहीं है, तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करके कोई कानूनी सलाह लेना चाहती हैं, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां भी बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।